गुड मॉर्निंग एवं नमस्कार। आज के इस लेक्चर में आप सभी छात्रों का मैं हार्दिक अभिवादन करती हूँ। आज हम हिंदी विषय में हमारी दूसरी इकाई जिसका नाम है न्याय मंत्री, इसका अभ्यास करेंगे। ये न्याय मंत्री कहानी है, उसके लेखक है श्री सुदर्शन जी। श्री सुदर्शन जी का परिचय ले तो उसका जन्म सन 1896 और निधन सन 1959 में हुआ था। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था કે સુદર્શન જીનું જે મૂળ નામ હતું એ શું હતું? બદ્રીનાથ શર્મા હતું। आपका जन्म 1896 पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था કે તમારો જન્મ છે એ 1896 માં पंजाब राज्यना सियालकोट नामनु जे जग्या छे ए जग्याए थयो हतो। बचपन से ही आपने कहानियां लिखना प्रारंभ किया था। बचपन एटले नानपण, नानपणथी ज तेमणे कहानियां एटले वार्ता लखवानी शरूआत करी हती। प्रारंभ एटले शरूआत करी हती। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है कि एना जे वार्ताओना जे संग्रह छे जे प्रसिद्ध छे ई कया कया छे तो कि पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट अने नगीना वगैरह छे। एना सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह छे। आपका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। भागवंती है वो उसका एक उपन्यास है। आपको पता है उपन्यास किसे कहते हैं? तो उपन्यास है ये दो शब्द से बना हुआ है। एक है वो उप और दूसरा है वो न्यास। तो उप और न्यास से क्या बना है उपन्यास बना है। उप है वो क्या है? उपसर्ग है और न्यास है वो एक पद है। उप का अर्थ होता है समीप, निकट और न्यास का अर्थ होता है रखना। यानी दोनों जोड़ते हैं उपन्यास तो उसका अर्थ क्या होता है? समीप रखना। अर्थात कोई वस्तु या जो कोई कृति होती है, जो को कहानी लिखी हुई है, वो कैसी होती है? तो कि ऐसा लगता है कि वो कहानी है वो मेरी है। हम जब कहानी पढ़ते हैं ना तब ऐसा लगता है कि ये कहानी है वो मेरी ही है, यानी कि हमारे जीवन का एक प्रतिबिंब है ऐसा लगता है। तो ये उपन्यास है वो मानव जीवन की एक काल्पनिक कथा होती है और गुजराती में उसे नवल कथा कहते हैं। तो हमने देखा कि उपन्यास किसे कहते हैं, तो उसका जो सुदर्शन जी का जो भागवंती जो है वो उसका एकमात्र उपन्यास है। सुदर्शन जी की जो कहानी है ना, वो जो कहानियां लिखते हैं वो बहुत रोचक होती है, साथ ही उनमें कोई ना कोई संदेश भी छिपा रहता है। तो यह जो कहानी है उसमें न्याय में निष्पक्षता का संदेश देती है। तो हम देखते हैं कि ये कहानी, तो ये कहानी में क्या है? तो कि इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में है। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बना दिया। हमने इसकी अगले कहानी देखी थी। कहानी में ऐसा ही देखा है ना कि न्याय मंत्री की खोज में है। कौन है? सम्राट अशोक है वो न्याय मंत्री की खोज में है। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसने उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंक देखता है। न्याय है वो कैसा होता है? सर्वोपरि होता है। वो राजा भी नहीं देखता और रंक भी नहीं देखता। रंक यानी गरीब, जो गरीब है वो भी कि ये गरीब है तो उसे है वो न्याय तंत्र में कड़ी से कड़ी सजा दी जाए या तो उसे छोड़ दिया जाए। ये राजा है तो उसे सजा देनी है तो दी जाए या छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। न्याय तंत्र है वो कैसा होता है? निष्पक्ष होता है, निर्भीक होता है, उसमें कोई भी जात का भेदभाव भय नहीं रहता है। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यह एक प्रयास किया गया है और नई पीढ़ी के लिए इस रोचक प्रेरक कहानी द्वारा
न्यायतंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है કે આ કહાની છે એમાં સમ્રાટ અશોક છે એ સર્વશ્રેષ્ઠ ન્યાય મંત્રી ની શોધમાં નીકળે છે, પછી એને શિશુપાલથી મુલાકાત થઈ જાય છે અને એને યોગ્યતા દેખે છે કે યોગ્યતા જુએ છે એનામાં કે ના આ જે છે એ ન્યાય મંત્રી બની શકશે અને નિષ્પક્ષ ન્યાય આપી શકશે, એટલા માટે એને યોગ્યતા જોઈ અને એને ન્યાય મંત્રી બનાવી દેવામાં આવે છે। અને ન્યાય કે છે કે ન્યાય તો રાજા અને ગરીબ કાંઈ જોતું નથી, ખાલી એને જે અપરાધ કર્યો છે એના માટે જે દંડનો અધિકારી હોય તેને દંડ આપવામાં આવે છે। આમ ન્યાયતંત્ર ઉપર એક વિશ્વાસ અપાવવા માટે આ એક પ્રયત્ન કર્યો છે અને નવી પેઢી છે એના માટે એક આ પ્રેરક કહાની છે અને ન્યાયતંત્રની જવાબદારીનું પણ એક મહત્વ આ કહાનીમાં સમજાવવામાં આવ્યું છે। तो हम आगे देखते हैं ये कहानी। हेलो गाइस, आज पढ़ते हम लोग स्टैंडर्ड 9 जीबीएससी का हिंदी का लेसन नंबर 2 न्याय मंत्री। ये लेसन श्री सुदर्शन ने लिखा हुआ है। ये कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश की खोज में था। वहाँ पे शिशुपाल से उनकी मुलाकात होती है। वो उनकी योग्यता देखकर उन्हें न्याय मंत्री बताते हैं और न्याय न राजा देखता है न रंग, आपको पता ही है। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया है और नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरक कथा का उदाहरण यहाँ पे न्याय तंत्र की क्या जिम्मेदारी होती है उसका महत्व समझाते हुए ये लेसन बताया हुआ है। तो हम ये कहानी देखते हैं कि संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया કે સંધ્યાનો સમય હતો, ચારે બાજુ અંધકાર ફેલાયેલો હતો, એવામાં કોઈએ બહારથી દરવાજાને ખખડાવ્યો। તો દરવાજે ખખડાવ્યો એટલે સ્વાભાવિક છે કે કોઈ આવે તો આપણે પૂછ્યા કરીએ કે કોણ છે, પૂછે છે कौन है। ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। घर कोनु हतुं? कोनु घर हतुं? ब्राह्मण शिशुपालनुं घर हतुं અને એ છે જેવો એનો દરવાજો ખટક્યો એટલે એણે પૂછ્યું કે કોણ છે, એટલે બ્રાહ્મણ શિશુપાલે થોડોક દરવાજો ખોલતા એણે પૂછ્યું। શું જવાબ આવ્યો બારેથી? एक परदेसी बाहर से आवाज आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? परदेसी છે એ આવે છે એટલે કે છે કે એક પરદેશી છે એમ કે છે કે શું મને એક રાત પસાર કરવા માટે જગ્યા મળી જશે? जैसे शिशुपाल ने पूछा कि दरवाजा खोला और उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि यह मेरा सौभाग्य है, अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। પૂરો દરવાજો જ્યારે ખોલે છે ત્યારે એ જોવે છે કે એક નવયુવક છે એ ઊભો છે। તેણે હસીને કહ્યું કે એ તો મારું સૌભાગ્ય એટલે સદભાગ્ય છે અને અતિથિના જે ચરણો છે એ મારા એના પગ મારા ઘરમાં પડશે તો મારું ઘર છે કેવું થઈ જશે? પવિત્ર થઈ જશે। એ કે આવો પધારો। આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ શું કે છે કે અતિથિને દેવ માનવામાં આવે છે, અતિથિ દેવો ભવ। તો આપણા ઘરે કોઈ મહેમાન આવે છે એને આપણે ભગવાન સમજી અને તેની આગતા સ્વાગતા કરવી જોઈએ। એટલે અહીંયા શિશુપાલ છે એ પણ એમ જ કહે છે કે એ તો મારું સૌભાગ્ય છે કે તમે છે એ મારા ઘરે મહેમાન બનીને આવ્યા છો। તો મારું ઘર છે એ તમારા ચરણ રજથી ચરણોથી પવિત્ર થઈ જશે કે છે आओ पधारो। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। अतिथि એટલે જે મહેમાન કોણ આવ્યું છે? નવયુવક છે અને નવયુવક કોણ છે? सम्राट अशोक છે, એ આપણે આગળ જોશું। તો જે નવયુવક આવ્યા છે એને લઈ અને शिशुपाल તેને ઘરમાં લઈ જાય છે અને તેનો આદર સત્કાર કરે છે। फिर दोनों में उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। પછી છે બે જણા એ સમયે દેશની વ્યવસ્થા એના ઉપર વાતો કરવા લાગી ગયા। હવે શિશુપાલે એમ કીધું કે આજકાલ બહુ છે અન્યાય થઈ રહ્યો છે, परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। वह बोला कि दोष निकालना सुगम है परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। परदेसी परदेसी कौन છે? નવયુવક છે। નવયુવક એમ કે છે કે આ વાતથી એને સહમત નથી। એ એમ કે છે કે દોષ જો કોઈના કોઈ વ્યક્તિમાં આપણે કાઢવો હોય તો શું છે એ સરળ છે, પણ જો એને કામ આપણે કરવું પડે તો કેટલું મુશ્કેલ છે એ ખબર પડે। એટલે કે કામ કરવામાં મુશ્કેલી પડે છે, ખાલી દોષ નીકાળવું છે એ એક સરળ છે।
शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। ત્યારે શિશુપાલ શું કહે છે કે જો મને એનો અવસર મળશે તો હું બતાવી દઈશ કે ન્યાય કોને કહેવાય। तो आप अवसर चाहते हैं, नवयुवक क्या बोलते हैं, तो आप अवसर चाहते हैं। तो शिशुपाल बोले, हाँ अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं होगा। कोई अपराधी दंड से न बचेगा, नहीं नहीं बचेगा। ये दोनों में बातें हो रही है कि अवसर मिले तो કે હા એ કે મને અવસર જોઈએ છે, કે આપ અવસર ચાહતે તો કે હા એ કે મને અવસર જોઈએ છે। फिर कोई अन्याय नहीं होगा કે પછી કોઈ अन्याय नहीं થાય ને તો કે ના બિલકુલ થશે નહીં, અને કોઈ પણ અપરાધી હશે તો એ દંડથી બચી શકશે નહીં। કેણે જે અપરાધ કર્યો છે એનામાં જે દંડ મળે એ દંડથી એ બચી શકશે નહીં। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। शाम का टाइम था, आजू बाजू सब अंधकार था और किसी ने दरवाजा खटखटाया। तो शिशुपाल ब्राह्मण जो थे उन्होंने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा, कौन है? तो बाहर से आवाज आई, एक परदेसी। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? तो बाहर से जो इंसान आया उन्होंने बोला कि मुझे आज के लिए यहाँ पे रहने का मौका देंगे आप? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला तो उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है, अतिथि के चरणों में यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए पधारिए, आप अंदर आ जाइए। अतिथि आएंगे तो हमें बहुत ही खुशी होगी और अंदर आने के लिए बोलते हैं। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। अतिथि को अंदर लेके गए, उन्हें बहुत अच्छे से सर्विस दी सारी। फिर दोनों उस समय देश की अवस्था पर बातें करने लगे। सब देश में अभी क्या क्या हो रहा है, उनके टाउन में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उनके बारे में वाद विमर्श करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। जो परदेसी आया था वो बोल रहा था कि नहीं, मैं तो सहमत नहीं हूँ इस बात से। और यहाँ पे शिशुपाल बोल रहे थे कि यहाँ पे अभी तो बहुत अन्याय चल रहा है हमारे स्टेट में। वह बोले, दोष निकालना तो सुगम है परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। तो यहाँ पे जो महाराजा थे, एक्चुअली जो नवयुवक थे वो महाराजा थे, उन्होंने बोला कि दोष निकालना बहुत आसान है लेकिन ये कुछ बदलाव लाना वो बहुत ही मुश्किल है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। अगर मुझे मौका मिले ना तो मैं दिखा दूं कि न्याय होता क्या है। तो महाराज बोलते हैं, वो एक्चुअली जो शिशुपाल है वो अनजान है कि वो सामने बैठे है वो सर्वश्रेष्ठ महाराज है, उनकी जो स्टेट है उनके राजा से वो बात कर रहे हैं, लेकिन शिशुपाल को वो पता नहीं होता है। तो आप अवसर चाहते हैं? राजा पूछते हैं। तो शिशु बोलते हैं, हाँ अवसर चाहता हूँ। तो राजा बोलते हैं, फिर कोई अन्याय नहीं होगा? और राजा उन्हें क्वेश्चन पूछते हैं। तो शिशुपाल उनका जवाब देते बोलते, बिल्कुल नहीं होगा। तो राजा पूछते, कोई अपराधी दंड से ना बचेगा? कोई भी अपराधी है जो नहीं बच पाएगा ना? तो बोलता है कि शिशुपाल नहीं। परदेसी मुस्कुराकर कहा, जो राजा है, जो परदेसी है, उन्होंने मुस्कुराकर, यह बहुत कठिन काम है। तो आगे देखते हैं कि परदेसी ने मुस्कुराकर कहा कि यह बहुत कठिन काम है। कि दोनों में आपस में जब व्यवस्था की बातें हो रही है तो बोले कि राज्य में, देश में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। तो राजा है नवयुवक के रूप में, वो बोलते हैं कि आप अवसर चाहते हैं? तो कि हाँ मैं अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? तो कि नहीं बिल्कुल नहीं होगा। कोई अपराधी है वो दंड से न बचेगा? तो कि नहीं बचेगा। तो परदेसी राजा है वो ऐसे बोलते हैं मुस्कुराकर कि यह बहुत कठिन काम है। જે પરદેશી છે, રાજા છે, એ હસીને કહે છે કે આ છે બહુ જ મુશ્કેલ કામ છે। કઠિન એટલે મુશ્કેલ काम છે। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंडा बजाकर दिखा दूंगा। ब्राह्मण એમ કહે છે કે બ્રાહ્મણ માટે છે એ આ કાંઈ કામ છે એ મુશ્કેલ નથી, હું છે એ ન્યાયનો ડંકો બજાવીને બતાડી દઈશ। न्याय का डंका बजाना यानी प्रसिद्ध होना, सुप्रसिद्ध होना। एम के न्यायनो जे डंको छे ई बजावीने रहीश के प्रसिद्धि न्यायनी छे बतावीने रहीश। परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वो सो गए। परदेसी छे ई धीमेथी हसी અને પછી કઈ બોલ્યા નહીં અને પછી તે થોડીક વાર પછી તે સૂઈ ગયા। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। સવારના ઉઠી અને પરદેશીએ શિશુપાલને ધન્યવાદ આપી અને પછી ત્યાંથી વિદાય લીધી। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। હવે શિશુપાલને તો ખબર નથી કે આ એ સમ્રાટ અશોક છે અને સમ્રાટ અશોક છે એ ન્યાય મંત્રીને શોધવા નીકળેલા છે
એને ન્યાય મંત્રી જોઈએ છીએ, તો એને તો એવી કોઈ વાતની ખબર નથી, એટલે ઈ છે એ આની પાસેથી માહિતી લઈ અને અશોક રાજા છે, જે સમ્રાટ છે, એ પાછા દરબારમાં જતા રહે છે. પછી થોડાક દિવસ થાય છે, પછી ડાયરેક્ટ શિશુપાલને ઘરે છે એ સિપાહીઓ તેને લેવા માટે આવે છે અને કહે છે કે ચાલો દરબારમાં. शिशुपाल सहम गए, वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है. शिशुपाल છે એને એમ થયું કે આ છે મને સમ્રાટે શું કામ બોલાવ્યો છે. કहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी. એને એમ થયું કે પરદેશી છે એને કઈક સમ્રાટને કઈક મારી સાચી એવી સાચી ખોટી કઈ એવી શિકાયત કરી હશે. दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेसी सम्राट अशोक है. કે ત્યાં દરબારમાં જઈને જોવે છે ત્યારે શિશુપાલને એવી ખબર પડે છે અને તે ચિંતિત થઈ જાય છે, ચિંતામાં પડી જાય છે કે આ જે પરદેશી છે એ सम्राट अशोक છે. सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार है. પછી સમ્રાટ છે એ શું કે છે કે બ્રાહ્મણ દેવતા મેં હું છે એ તમને ન્યાયનો એક અવસર આપવા માંગુ છું, તમે તૈયાર છો. पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ. પેલા તો છે એને ગભરાટ થઈ, પણ પછી સમ્રાટ છે રાજા છે અને રાજા છે હુકમ કરે તો એને માનવું તો પડે, એટલે એને રાજાની ઈચ્છા છે એવી છે તો કે ભલે હું તૈયાર છું. बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए. तो કે ભલે બહુ સારું કે કાલથી તમે न्याय मंत्री છો. सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी. એના હાથની જે અંગૂઠી છે આંગળીમાં જે વીંટી પહેરીએ આપણે તે ઉતારી અને શિશુપાલને પહેરાવી દીધી. यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी. એ છે સમ્રાટ અશોકની રાજમુદ્રા, એટલે રાજ્યની જે નિશાની હોય ને એને રાજમુદ્રા કહેવાય. આગળ જોઈએ. उन्होंने थोड़ा हंसा और बोला कि ये थोड़ा मुश्किल काम है, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा. वैसे करके शिशुपाल उन्हें बताते हैं राजा को कि मुझे अगर मौका मिले ना तो मैं डंका बजा के दिखाऊंगा, मतलब ये प्रूव करके बताऊंगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो राइट बोल रहा हूँ. परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले. फिर कुछ देर बाद वे सो गए. जो राजा थे परदेसी, वो एक्चुअली वो सो गए. फिर ये बातें सब सुनकर सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर वहां से चले गए, उनकी विदाई ली. कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए, उन्होंने दरबार में चलने के लिए कहा. शिशुपाल एक्चुअली राजा ने बहुत सोचा इनके बारे में कि क्यों ना शिशुपाल को ये मौका दिया जाए. जब वो राजपाट वापस पहुंचे उन्होंने अपने सैनिक को वहां भेजा शिशुपाल को बुलाने के लिए. शिशुपाल थोड़े से डर गए थे, वे समझ नहीं सके थे कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है. कहीं उस परदेसी ने उनके सम्राट की झूठी मूठी शिकायत तो नहीं कर दी. दरबार में शिशुपाल का कलेजा ऐसे धक 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 धड़कने लगा. उन्होंने देखा कि वो परदेसी था, वो सम्राट अशोक था. उसकी आंखें फटी की फटी रह गई. सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार है. और वैसे करके उन्होंने बोला कि आपने बोला था ना, मैं आपको वो मौका देना चाहता हूँ, क्या आप रेडी है. तो शिशुपाल थोड़े से पहले घबराए और फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ. और यहाँ पे बोले, बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए. सम्राट ने ऐसा बोल दिया कि आप कल से न्याय मंत्री हैं, आप कल से आ जाइए. अपने हाथ में अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी और अपने हाथ में से जो भी अंगूठी सम्राट ने पहनी थी वो निकाल कर उन्होंने शिशुपाल को पहरा दी और बोला, यह सम्राट अशोक की राजकीय मुद्रा है. यह अब शिशुपाल है वो क्या है, न्याय मंत्री है. उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया. क्या शिशुपाल न्याय मंत्री बन गए हैं और उन्होंने राज्य की व्यवस्था है वो समुचित उचित जो अच्छी तरह से उचित हो वैसी व्यवस्था करना आरंभ कर दिया, शुरू कर दिया. उनके प्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी. उन्होंने जो समुचित व्यवस्था की, न्याय की व्यवस्था की, इसके उसके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी. किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था. अब कोई है किसी को भी किसी प्रकार का भय नहीं था, क्योंकि न्याय की जो व्यवस्था है वो कैसी बन गई थी, अच्छी बन गई थी. लोग दरवाजे तक छोड़ जाते थे, लोगों को चोरी का भी भय नहीं था, तो वो अपने दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे. चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई थी कि ये जो शिशुपाल न्याय मंत्री है उसका जो न्याय है और उसकी जो व्यवस्था है उसके लिए चारों तरफ धूम धूम मच गई थी, यानी प्रसिद्धि हो रही थी. ગુજરાતી
अब शिशुपाल ન્યાયમંત્રી છે અને તેણે રાજ્યની સમુચિત વ્યવસ્થા કરવાનું શરૂ કરી દીધું અને તેની જે આ સારી રાજ્યમાં સારી વ્યવસ્થા અને સારી રીતના ન્યાયનો જે વ્યવસ્થા છે તે રાજ્યમાં પૂરી તરફ બધી બાજુથી શાંતિ રહેવા લાગી. કોઈને હવે કોઈ પણ જાતનો ભય એટલે કે ડર નથી. લોકો છે એ દરવાજા પણ ખુલ્લા છોડી અને પણ જઈ શકે છે. બધી બાજુ છે એ ન્યાયમંત્રી અને તેની જે વ્યવસ્થા છે અને તેનો જે ન્યાય છે તેની પ્રસિદ્ધિ फैलाई गई. हमारी जो कॉइन्स होती है हमारे राज्य का प्रतीक होता है ये है। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे, उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया कि सारी जो अरेंजमेंट है वो चेंज करके समुचित वे में मीन्स ऑर्गेनाइज वे में करनी शुरू कर दी। उनके सुप्रबंधक थे, राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। जब वो काम करते थे तो पूरे जो स्टेट में एक शांति छाई हुई थी, किसी को किसी का भय नहीं था, लोग दरवाजे तक खुले रखकर सो जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मची हुई थी। सब बहुत ही खुश थे, उनके न्याय थी, उनकी जो नई टेक्निक थी, हर जगह पे शांति थी। लोगों के दरवाजे बंद करने की भी नौबत नहीं आती थी, इतनी शांति थी। लगभग 1 महीने के बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी. હવે જ્યારે શિશુપાલ છે એ ન્યાયમંત્રી બન્યા પછી 1 મહિના પછી કોઈએ એક રાત્રિના દિવસે જે પહેરેदार किसे बोलते हैं? चौकीदार ने हत्या कर दी. सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई. लोग बड़े हैरान थे. शिशुपाल की तो नींद उड़ गई थी. शिशुपाल है वो बहुत चिंतित थे. ये जो पहरेदार है उसकी हत्या किसने की है, क्यों हो गई, ये सब बात लेकर नींद उड़ गई. वो चिंतित हो गए थे. तो सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई थी. सब यही बातें कर रहे थे. उन्होंने खाना पीना, शिशुपाल ने तो खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया. बहुत मेहनत करने लग गए. खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में बहुत मेहनत करने लग गए. કે લગભગ 1 મહિના પછી કોઈએ એક રાતમાં એક ચોકીદાર છે એની હત્યા કરી દીધી. સવાર થયું અને બધા છે ચારે બાજુ આ વાત છે એ ફેલાઈ ગઈ. લોકો બધા હેરાન હતા. શિશુપાલની પણ બહુ જ ખૂબ જ ચિંતા થઈ ગઈ હતી. તેણે પોતાનું ખાવા પીવાનું છોડી અને જે અપરાધી છે તેને શોધવામાં ખૂબ જ મહેનત કરવા લાગી ગયા. बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा. બહુ જેણે પ્રયત્ન કર્યો પણ છતાં એ જે અપરાધી છે એની એને ખબર પડી તો એ એકદમ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी. કોણે કરી હતી? પોતે सम्राट જે अशोक राजा છે एने જ पहरेदारनी हत्या करी थी. सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था. अब राजा ही है, वही अपराधी है और उसे अपराधी घोषित करना शिशुपाल के लिए बहुत कठिन काम था. शिशुपाल करे भी तो क्या करे. एक की ओर न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक थे. કે सम्राट अशोक છે એને अपराधी घोषित કરવા માટેનું કામ છે બહુ જ મુશ્કેલ છે. શિશુપાલને પણ હવે શું કરે, કારણ કે એક પોતે છે એ ન્યાય મંત્રી છે અને બીજી બાજુ છે એ રાજાનો તે सेवक છે. परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता. परंतु શું સમજે છે કે ન્યાયની બાબતમાં છે એ सम्राट એટલે કે રાજા હોય કે સાધારણ વ્યક્તિ હોય એમાં કોઈ અંતર હોતો नहीं. अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे. सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे. आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा कि अपराधी का पता चला. अगले दिन એટલે બીજા દિવસે શિશુપાલ જ્યારે દરબારમાં જાય છે ત્યારે सम्राट अशोक એને સિંહાસન પર બેઠેલા હતા. તો જ્યારે શિશુપાલ ત્યાં જાય છે ત્યારે શિશુપાલને પૂછે છે કે अपराधीની કાંઈ સમાચાર મળ્યા, ખબર પડી કે अपराधी કોણ છે એમ. તો ન્યાય મંત્રીને સાહસપૂર્વક कहा जी हाँ चल गया. न्याय मंत्री शिशुपाल ने साहस से बताया कि जी हाँ चल गया है. न्याय मंत्रीए साहस पूर्वक कीधु कि हाँ तेने खबर मળી गई છે કે કોણ છે अपराधी છે. तो फिर उसे उपस्थित करो. सम्राट क्या बोलते हैं? तो फिर उसे उपस्थित करो. सम्राट એમ કહે છે કે તો પછી એને દરબારમાં છે એને उपस्थित करो. न्याय मंत्री कुछ रुके फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले कि धनवीर इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं राजा हूँ.
ન્યાયમંત્રી થોડીક વાર રહી અને પછી એના ઉચ્ચ અધિકારી છે એને સંકેત આપીને કહે છે કે ધનવીર આને છે એ ગિરફ્તાર કરી લ્યો, હું આજ્ઞા આપું છું. સંકેત સમ્રાટ કી ઓર થા. સંકેત છે એ કોની સામે હતો? સંકેત આપે છે કે આને છે એ આપણે ગિરફ્તાર કરી લેવાનું છે. તો એ સંકેત છે એ કોના બાજુ હતો? રાજા તરફ હતો. लगभग 1 महीने के बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। 1 महीने के बाद एक्चुअली हुआ क्या कि चोर आया और उसने किसी एक पहरेदार की हत्या कर दी और सुबह होते ही चारों तरफ फैल गई ये बातें। लोग बहुत ही हैरान हो गए और शिशुपाल की नींद उड़ ही गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अब जो अपराधी था उसका पता लगाना रात दिन एक कर ढूंढना शुरू किया। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि ये कैसे हो सकता है। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। जो सम्राट थे अशोक, उन्होंने ये हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत कठिन काम था और उन्हें बहुत ही अजीब लग रहा था कि मैं एक सम्राट को कैसे दोषी बताऊं, उन्हें कैसे अपराध करूं, उन्हें कैसे मैं दंड दूं। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। वो बहुत ही धर्म संकट में पड़ गए थे कि एक बारी वो न्याय मंत्री थे और वो सम्राट के सेवक भी थे। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट एक साधारण व्यक्ति है, उनमें कोई अंतर नहीं है। उन्होंने फिर सोचा कि जब भी कोई बड़ा आदमी भी गुनाह करता है तो साधारण व्यक्ति और राजा में कोई डिफरेंस नहीं होता है, दोनों सेम होते हैं। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक को सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? सम्राट ने उन्हें पूछा कि आपको अपराधी मिले, कौन है? तो न्याय मंत्री ने बहुत ही साहस जुटाकर बोला, जी हाँ, चल गया पता। तो राजा ने पूछा, तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री थोड़े से रुक गए, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। और राजा को गिरफ्तार करने का उन्होंने आदेश दिया। संकेत सम्राट की ओर था। दरबार में सब निशब्द हो गए थे, छा गए थे, सब शांति छा गई थी, सब ऐसे शौक हो गए थे। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया था। सम्राट एकदम गुस्से में लाल चोर हो गए थे। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस तेरा कि जब शिशुपाल ने बताया कि सम्राट अशोक है, वो उसको संकेत कर दिया कि इसको गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देती हूँ। तो संकेत सम्राट की ओर था। दरबार में निस्तब्धता, एकदम चारों ओर शांति फैल गई थी। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। सिंहासन से खड़े होकर बोले कि इतना साहस कि मैं तो सम्राट हूँ और मुझे है वो संकेत दे दिया, गिरफ्तार करने का आज्ञा दे दी। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही नहीं हो और उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। ન્યાયમંત્રી શિશુપાલ એવો એક ભાવ પ્રગટ કર્યો કે કાંઈ સાંભળ્યું જ નથી અને તેને પોતાના શબ્દોમાં પાછું એણે બીજી વાર કીધું, દોહરાયા એટલે બીજી વાર કીધું કે ધનવીર શું જોવો છો એ કે अपराधीને गिरफ्तार करो। दूसरे एक क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्यायमंत्री ने कहा, अशोक तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ फटाकर रह गए। એ સમ્રાટ છે એ પોતાનો ક્ષોભ પ્રગટ કરી અને છે એ ઊભા રહી જાય છે અને દૂસરે ક્ષણ એટલે કે બીજે ક્ષણમાં તરત જ તેના હાથોમાં છે હથકડી આવી ગઈ અને ન્યાયમંત્રીએ તેને કીધું કે તમે છે એ પહેરેદાર ચોકીદારની હત્યા કરી છે, એનો તમને આરોપ છે અને તમે છે એ આ વિષયમાં શું કહો છો, એમ તમારો જવાબ શું છે? ત્યારે सम्राट છે એ क्षोभ બનીને રહી જાય છે। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उद्दंत था એટલે કે એ वो अच्छा आदमी नहीं था इसीलिए मैंने उसे मारा है। वह उद्दंत था या नहीं, तुम एक राज कर्मचारी की हत्या की है कि वो है वो जैसा ही था, लेकिन तुमने है वो राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो। શું કે છે સમ્રાટને કે તમે છે એ અપરાધી છો, એ ગમે એવી વ્યક્તિ હતો પણ છતાં એ રાજ્યનો એક કર્મચારી હતો અને તેની તમે હત્યા કરી છે, એટલા માટે તમે અપરાધી છો। तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है, न्याय मंत्री ने निर्णय दिया કે તમને છે મૃત્યુદંડ આપવામાં આવે છે। न्याय मंत्रीએ निर्णय આપી દીધો। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। આખી સભામાં છે એકદમ શાંતિ થઈ ગઈ હતી અને ન્યાય મંત્રીનો આ નિર્ણય સાંભળી અને સમ્રાટે પણ માથું ઝુકાવી લીધું, શરમને મારે એને
वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्तित्व को पाकर गदगद हो रहा था કે સ્વયં શિશુપાલની પરીક્ષા લઈ રહ્યા હતા અને પરીક્ષામાં છે શિશુપાલ છે સફળ થઈ જાય છે એટલા માટે સમ્રાટનું હૃદય છે એ આવે એક વ્યક્તિને મેળવી અને ગદગદ થઈ ગયું હતું। तुम्हारी इतनी हिम्मत। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो और न्याय मंत्री ने ऐसे पेश किया कि उन्होंने सुना ही नहीं और राजा ने क्या बोला। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोबारा, रणवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो और जो अपराधी है उनको पकड़ो। दूसरे ही क्षण में सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई और सब वो जो उन्होंने आदेश दिया था उन्होंने उनके हाथ में हथकड़ी पहना दी। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो। सम्राट ठोट काट कर रह गए। जब न्याय मंत्री ने अशोक को गुनहगार बताया और उनसे प्रमाण मांगा कि ये करने का कारण क्या है, ये दरबार को बताइए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराधी हो और तुम्हें अपराध स्वीकार करते हो। हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उद्दंड था। सम्राट का उत्तर था। उन्होंने बोला कि मैंने उसे मारा है, लेकिन वो डिजर्व करता था। वह उद्दंड था या नहीं, तुम्हें एक राज कर्मचारी की हत्या की है। उन्होंने बोला कि जो राजा के काम के लिए जो कर्मचारी वर्क करते हैं उनकी हत्या की है, तो तुम्हें दंड तो मिलेगा ही। तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय लिया और न्याय मंत्री ने बोला कि तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। सभा में हर जगह पे सन्नाटा छाया हुआ था। न्याय मंत्री का जो निर्णय था वो सुनकर सम्राट का जो सिर था वो झुक गया था। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय जैसे व्यक्ति को पाकर एकदम खुश हो गया था कि यार, जो न्याय मंत्री मुझे मिला है वो शायद मुझे भी नहीं बख्शेगा तो किसी और को तो बख्शेगा ही नहीं। तभी तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। ત્યારે છે ન્યાય મંત્રીનો સંકેત મેળવી અને કર્મચારી છે सम्राट अशोकની सोनाની मूर्ति લઈ અને उपस्थित થાય છે। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा कि सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। ન્યાય મંત્રી છે એ ઉભો થઈને એમ કે છે કે સજ્જનો, આ છે એ વસ્તુ પણ એમ કે સાચી છે કે હું છે એ ન્યાય મંત્રી છું અને એ પણ સાચું છે કે અપરાધ છે જેણે કરેલો છે, અપરાધી છે, એને તેનો દંડ મળવો જ જોઈએ, પરંતુ અપરાધી કોઈ બીજું નહીં પણ કોણ છે? सम्राट अशोक છે। શાસ્ત્રો में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है। શાસ્ત્રો માં છે એ રાજાને ઈશ્વરનું એક જ રૂપ માનવામાં આવે છે, इसीलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। એટલા માટે છે कि ईश्वर જ તેને दंड આપી શકે છે। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए। કે આ છે એના માટે એક ચેતવણી હતી તે આપીને તેને મુક્ત કરવામાં आवे और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। એ અને તેના સ્થાન ઉપર આ એક સોનાની મૂર્તિ છે તેને ફાંસી ઉપર લટકાવવામાં આવે, જેનાથી લોકોને છે એ શિક્ષા મળે અને સમજમાં આવે। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राज मुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राज मुद्रा वापस ले ले। બધા છે ન્યાય મંત્રીના ન્યાયને સાંભળી અને જય જયકાર કરવા લાગી ગયા। जब सब लोग चले गए, જ્યારે બધા છે એ ચાલ્યા ગયા ત્યારે શિશુપાલે રાજમુદ્રા છે એ પાછી અશોકના સામે રાખી દીધી અને કહ્યું કે મહારાજ, આ જે રાજમુદ્રા છે તે પાછી લઈ લો, મુझसे यह बोझ नहीं उठा जाएगा। કે છે મારાથી હવે આ બોझ છે એ સંભાળાશે नहीं। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उन्हें देखते हुए गदगद कंठ से कहा कि आपने मेरी आंखें खोल दी है। અશોક રાજાએ સન્માન ભરી નજરોથી તેની સામે જોઈ ગદગદ કંઠથી તેને કહ્યું કે તમે છે એ મારી આંખ ખોલી દીધી છે। आपका साहस प्रशंसनीय है, यह बोझ आपके अतिरिक्त कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। એમ કે છે કે તમારું જે સાહસ છે પ્રશંસનીય છે, પ્રશંસાને પાત્ર છે અને આ જે બોધ છે જવાબદારી છે, જવાબદારી છે એ તમારા સિવાય બીજું કોઈ ઉપાડી શકે તેમ નથી। અને પછી ત્યારે છે ન્યાય મંત્રી છે તેની પાસે કોઈ જવાબ હોતો નથી। तो यह कहानी है, उसमें न्याय न्याय को न्याय की सर्वोपरिता को सिद्ध करती है कि न्याय में राजा और प्रजा में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में न्याय तंत्र का बड़ा ही महत्व होता है और न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यह प्रयास किया गया है।